रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 28। कितनी छोटी बच्चियों को बेचा है इसने और बच्चों की फ्लैश ट्रेड, उन्हें धंधा करने बेचना, उन्हें ड्रग देकर जबरदस्ती हार्मोन चेंज करना, और इसका बेटा और बीबी भी ऐसे ही हैं। जानवर भी इनसे अच्छे होते हैं। टीवी में भी ये न्यूज आ रही थी। शेखावत मैंशन में सब हॉल में बैठकर न्यूज देख रहे थे। क्वीन की वो ब्लू आंखें उनके लिए बहुत जानी पहचानी थी। अब आगे विपुल जी ने कुछ सोचा, उनकी आंखें बड़ी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है ये उनकी बेटी नियति हो? क्वीन के साथ जो राइट हैंड है वो भी उस दिन नियति को प्रोटेक्ट करने आई थी। और ऐसा अफवाह था कि एन.एस. इन्वेस्टमेंट कंपनी जो दुनिया की टॉप कंपनी है उसे कोई भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। और ये उन्हें पार्टी के दिन ही पता चला जब उन्होंने नाइट क्वीन को नियति के साथ में देखा था। नियति के चारों भाई भी एक दूसरे को देख रहे थे, भले ही कोई और पहचान ना पहचाने। इतने समय अपनी प्रिंसेस के साथ बिताने के बाद वो अपनी प्रिंसेस की नज़र को पहचानने लगे थे। जिस तरह से वो दूसरों को कभी कभी देखती थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने आस खड़ी डार्क आई क्वीन को घूरा। ये बिल्कुल वही नज़र थी जब उनकी बहन इरिटेट हो जाने पर किसी को घूरती थी। अमृत और अर्जित ने भी एक दूसरे को देखा। उन्हें भी डाउट था कि ये नियति हो सकती है, पर फिर उन्होंने जल्दी से इसे नकार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही नियति हर फील्ड में बिजनेस में टॉप पर है, पर वो माफिया क्वीन नहीं हो सकती। 3 सालों से माफिया क्वीन अंडरवर्ल्ड में राज करती है, और नियति वो कितनी साल की है, उसके लिए बिजनेस मैनेज करना ही बहुत है। और क्वीन तो उसे प्रोटेक्ट करती है, शायद इसलिए ही वो क्वीन को नियति से जोड़कर इमेजिन करने लगे हैं। वही सीखा जी, सरिता जी, नीरज, नेहा और रूही, उन्होंने भी इस बात को नकार दिया। सिर्फ दादाजी थे जिन्हें लग रहा था ये उनकी ही प्यारी पोती है, क्योंकि वो नियति की माफिया क्वीन वाली आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। पर थोड़ी देर देखने के बाद वो श्योर थे कि ये उनकी पोती है। वो थोड़ा डर गए। अगर उनकी बच्ची माफिया क्वीन है भी तो भी वो नहीं चाहते थे कि ये बात इन सब के सामने आए। उन्हें रूही और नेहा पर भरोसा नहीं था। अगर इन दोनों ने बाहर कह दिया कि माफिया क्वीन नियति है, तो उनकी पोती कितनी सारी परेशानी में पड़ जाएगी। भले ही वो कितनी भी पावरफुल हो, परेशानी को खुद क्यों बुलाना? सबको दिल ही दिल में पता था कि ये नियति है, पर कोई भी किसी से इस बारे में नहीं कह रहा था। वही नियति के चारों भाई तो गुस्से में थे। अगर ये उनकी प्रिंसेस है तो इन लफंगे लड़कों की हिम्मत कैसे हुई उनकी प्रिंसेस को प्रोपोज करने की, वो भी खुलेआम। बाकी सब भी माफिया क्वीन के लिए लोगों का प्यार देखकर हैरान थे। विपुल जी को तो डे से सदमा सा लग गया था। उनकी बेटी इतनी छोटी है और माफिया क्वीन है जिससे गवर्नमेंट भी डरती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस बारे में वो अपने माँ पापा से पूछे या नहीं। तभी वीडियो चेंज हो गया और मगध नारंग के बारे में सारी न्यूज दिखने लगा। उसके सारे गलत काम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड, छोटी बच्चियों को ड्रग्स देना, उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए बेचना और रेप मर्डर, जो भी वो और उसका बेटा करते थे, सब कुछ दिखाया जा रहा था। जो सबको हैरान कर रही थी, एक छोटे बिजनेसमैन के चेहरे के पीछे इतनी घटिया काम ये इंसान करता था। मैं अपनी बह मतलब माफिया क्वीन पर प्राउड फील करता हूँ, जो उसने इतने घटिया इंसान को सजा दी। जय प्राउडली बोला। हाँ, मुझे भी प्राउड फील हो रहा है। जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता उसे माफिया क्वीन ने कर दिया। आदित्य भी घमंड से बोला, आखिरकार ये उसकी बहन हो सकती है। वो कैसे अपनी ही बहन की तारीफ ना करता। करण और आकाश ने भी उन दोनों को बात पर सिर हिला दिया। पूरा इंटरनेट कमेंट से भर गया था जो नारंग फैमिली को गालियां दे रहे थे। जैसे अगर नारंग उनके सामने होता तो वो सब उस इंसान को चीर फाड़ कर रख देते। जिनकी भी बच्चे गायब हुए थे, अब वो सब उसे अगद नारंग को ही रिलेटेड मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रायजादा कॉर्पोरेशन में प्रखर इस वक्त अपने केबिन में बैठा था और उसका असिस्टेंट तन्मय उसे आज का वीडियो दिखा रहा था। उसका हेड गार्ड राका दूसरी तरफ खड़ा था। वो भी माफिया क्वीन को देखकर हैरान था। वाह, माफिया क्वीन ने इतनी जल्दी इस अगद नारंग को ढूंढ लिया। मुझे भी इसके बारे में कल ही पता चला था, पर मैं इसे उठाता उससे पहले डे से वो हवा में गायब हो गया। तो माफिया क्वीन ने इसे पहले ही उठा लिया था, इसलिए ये मुझे नहीं मिला। पर बॉस देखिए, क्या इसकी मौत बिल्कुल वैसी नहीं लग रही है? डे से उस केमिकल से एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोगों की मौत होती है। माफिया क्वीन के पास ये ब्लड और केमिकल कहाँ से आया? भले ही राका सिर्फ सुनीता के लिए प्रखर का हेड बॉडीगार्ड था, पर वो अंडरवर्ल्ड किंग का खास आदमी था। किंग जो कोई और नहीं प्रखर था। राका शुरू से उसके लिए काम करता आया था।
पर प्रखर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसकी नज़र तो लैपटॉप पर जमी हुई थी। गुस्से में उसकी मुठियाँ कसी हुई थी। वो गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बनी को प्रपोज करने की। उसकी आंखें डे से आग उगल रही थी। भले ही कोई नियति को पहचाने या ना पहचाने, वो एक नज़र देखते ही अपनी बनी को पहचान गया था। उसे अपनी बनी को पहचानने के लिए दूसरी नज़र देखने की भी जरूरत नहीं थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, जलन हो रही थी। कितने सारे लड़के, यहाँ तक कि लड़कियां भी उसकी बनी से शादी करना चाहते हैं। उसका मन कर रहा था अभी जाकर उन सबको मार दे, उनकी आंखें निकाल दे। वहीं आपने बॉस की बात सुनकर तन्वी और राका दोनों ही हैरान हो गए। ये उनके बॉस क्या कह रहे हैं? उनकी तो अभी कुछ दिन पहले ही सगाई हुई है ना। वो उनकी होने वाली बीबी जिसे वो प्यार करते हैं वो तो डॉक्टर दिशा है ना। और वो बहुत प्रिटी और पावरफुल है। उनके पास कई सारी स्किल और बिजनेस है जिसकी कंपैरिजन तो कोई भी नहीं कर सकता। और उन्होंने सगाई के दिन अपनी लेडी बॉस को देखा था। वो तो आसमान से उतरी किसी अप्सरा की तरह लगती है और उनके बॉस के साथ लेडी बॉस की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। भले ही उनके बीच 10-11 साल की एज गैप है, तो क्या हो रहा है? क्या उनके बॉस की दिमाग में कुछ खराबी आ गई है या उनके बॉस ने अपना मूड चेंज कर दिया है? क्योंकि उनकी लेडी बॉस बहुत छोटी है, तो क्या इसलिए उनके बॉस अब माफिया क्वीन को डेट करना चाहते हैं? तन्मय जल्दी से आगे आया और बोला, बॉस आप इतना गुस्सा क्यों है? ये तो माफिया क्वीन है, लोग उन्हें प्रपोज करें, हमें क्या? आपकी जोड़ी तो लेडी बॉस के साथ ही अच्छी लगती है, बिल्कुल स्वर्ग में बनाई जोड़ी की तरह लगती है। राका भी आगे आकर बोला, हाँ बॉस, भले ही लेडी बॉस आपसे 11 साल छोटी है, आप एज में उनसे थोड़े ज्यादा बड़े लगते हो, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप हमारी लेडी बॉस को छोड़कर इस माफिया क्वीन को डेट करें। लेडी बॉस भी तो कितनी ज्यादा पावरफुल है, उनकी कई सारी कंपनी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रेसर है और दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर भी है। वो तो ऑल इन वन है। आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट लगती है। और ये माफिया क्वीन भले ही बहुत पावरफुल है, पर स्किल से ये हमारी लेडी बॉस के साथ तो कभी कम्पीट ही नहीं कर सकती। जरा सोचिए, कभी अगर आप लेडी बॉस के साथ बाहर जाते हो, कोई भी ड्राइविंग में लेडी बॉस को बीट नहीं कर पाएगा। और माफिया क्वीन की ड्राइविंग कैसे होगी ये तो हमें पता भी नहीं है। क्या पता वो कार को कछुए की स्पीड से ड्राइव करती हो। और सबसे बड़ी बात, कभी आपको कुछ भी हुआ तो लेडी बॉस आपका ट्रीटमेंट जल्दी कर सकती है और माफिया क्वीन बस फाइट कर सकती है। क्या उसके पास लेडी बॉस की तरह मेडिकल स्किल है? और अगर कभी आप बैंकरुप्ता हो गए तो लेडी बॉस आपको मुसीबत से निकल सकती है। राका अपने बॉस को अपनी लेडी बॉस और माफिया क्वीन के बीच तुलना करके डिफरेंस बता रहा था, या यूं कहें अपनी लेडी बॉस की सारी खूबियां गिना रहा था और माफिया क्वीन की सारी कमियों को भी साथ में गिना रहा था। वही प्रखर हैरान था, इन दोनों बेवकूफ़ों के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे एक ही बात अच्छी लगी कि ये दोनों ही उसकी बनी को डिफेंड कर रहे हैं ताकि उन दोनों के बीच कोई ना आए। पर उसका क्या मतलब है कि वो अपनी बनी के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है। बॉस, क्या अब भी आप माफिया क्वीन के साथ रिलेशन में आना चाहते हो? आपको फिर से इस बारे में अच्छी तरफ से सोचना चाहिए। सिर्फ लेडी बॉस ही आपको डिजर्व करती है, कोई और नहीं। और माफिया क्वीन भले ही वो छोटी लगती है और खूबसूरत भी लग रही है, पर क्या पता मास्क के पीछे उनकी चेहरा कैसा होगा। तभी गुस्से में प्रखर ने टेबल पर अपने हाथ को पटका और बोला, अपना ये बकवास बंद करो। और ये क्या माफिया क्वीन, वो तुम्हारी लेडी बॉस है? आपने बॉस की बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। दोनों ने अपने बॉस को देखा। प्रखर की आंखें गुस्से से भरी हुई थी, तो दोनों ही एक पल के लिए डर गए। हे भगवान, क्या उनके बॉस इस माफिया क्वीन की प्यार में पागल हो गए हैं, जो लेडी बॉस को छोड़कर इसे अपनी लेडी बॉस बनाना चाहते हैं? तो उनकी लेडी बॉस का क्या होगा? तन्मय को लगा इस बारे में जल्दी से अजीत सर या संजीत सर को बताना होगा ताकि वो दोनों बॉस को समझाए। बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी आप लेडी बॉस के बारे में नहीं सोचेंगे? जरा सोचिए, लेडी बॉस आपसे कितना प्यार करती हैं। उन्होंने करोड़ों का प्रोजेक्ट आपको बनाकर गिफ्ट दिया है। क्या माफिया क्वीन या कोई और आपसे इतना प्यार कर सकती है? तन्मय अभी भी आपने भटके हुए बॉस को कैसे भी करके समझाना चाहता था और चाहता था उसके बॉस लेडी बॉस को धोखा ना दे। तन्मय बिल्कुल सही कह रहा है बॉस, आप लेडी बॉस के साथ धोखा नहीं कर सकते। राका भी दृढ़ स्वर में बोला। प्रखर ने दांत पीसते हुए तन्मय और राका को देखा। हो गया तुम दोनों का बकवास।
तुम्हारी लेडी बॉस ही माफिया क्वीन है जिसके लिए तुम दोनों बोल रहे हो। प्रखर की बात सुनकर दोनों बोले, नहीं माफिया क्वीन। तभी उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो दोनों शक हो गए। बॉस आप कहना चाहते हैं कि हमारी लेडी बॉस ही माफिया क्वीन है। दोनों जल्दी से लैपटॉप के सामने गए और बार बार वीडियो देखने लगे और राका हैरानी से बोला, सच में इनकी आंखें लेडी बॉस जैसी हैं। ये सच में लेडी बॉस है। तन्मय भी बोला, हाँ अब जब ठीक से देखे तो ये सच में लेडी बॉस जैसी लग रही है। हे भगवान, हमारी लेडी बॉस की और कितनी आइडेंटिटी है। वो कितनी पावरफुल है, बिल्कुल हमारे बॉस की तरह एक साथ इतनी सारी आइडेंटिटी को मैनेज कर रही है। ये बॉस से भी ज्यादा है क्योंकि बॉस डॉक्टर नहीं है। हे भगवान, बॉस आपने पिछली जिंदगी में कौन सा पूर्ण किया था या किसी धरती को बचाया था जो आपको लेडी बॉस जैसी इतनी अच्छी और प्यारी लड़की मिली। राका फ्लो में बोल गया। प्रखर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो राका ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वो आज पहली बार ऐसे अपने हैवान बॉस के साथ मजाक कर रहा था। उसने जल्दी ही नजर झुका लिया। वो जानता था जब उसके बॉस को गुस्सा आता है वो खून की नदियां बहा देते हैं। ये तो वो और तन्मय थे जो यहाँ जिंदा खड़े थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी लेडी बॉस की तारीफ किया था। लेडी बॉस के आने से उनके बॉस थोड़े चेंज हो रहे थे। वो अपने बॉस से किसी भी सजा के लिए तैयार था। तभी प्रखर का फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन पर बनी नाम देखा तो उसकी आंखें नॉर्मल हो गई और उसने जल्दी से फोन उठा लिया। वही नियति कार में थी। इस वक्त वो रायजादा कॉर्पोरेशन के सामने थी। जैसे ही प्रखर ने फोन उठाया नियति बोली, हेलो मेरे मिस्टर रायजादा। वही प्रखर ने जब नियति की मुंह से आपने लिए मेरे मिस्टर रायजादा सुना, उसके दिल में सुकून उतर आया और होंठों पर स्माइल, जिसे उसके दोनों असिस्टेंट और बॉडीगार्ड देख रहे थे। ये उनकी लेडी बॉस की बस एक फोन कॉल का कमाल था। बोलिए मिसेस प्रखर, नियति रायजादा, प्रखर प्यार से बोला। तो नियति की दिल धक धक करने लगा, उसकी होंठों पर मुस्कान आ गई। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अभी हमारी शादी नहीं हुई है मिस्टर रायजादा, और अभी मैं आपकी कंपनी के सामने हूँ। उसकी बात सुनकर प्रखर जल्दी से हड़बड़ी में अपने चेयर से उठ गया और बोला, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ, बनी वहीं रुको। इतना कहकर उसने जल्दी फोन रख दिया। वहीं नीचे कार में नियति हैरानी से फोन को देख रही थी। वो तो कहना चाहती थी किसी को नीचे भेजकर कियान के लिए प्रिपेयर मेडिसिन ले जाए। वहीं ऑफिस में तन्मय और राका ने एक दूसरे को देखा। तन्मय बोला, क्या हमारी लेडी बॉस यहाँ आ रही है? इसलिए बॉस इतनी तेजी से भागते हुए नीचे चले गए। राका ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, और नहीं तो क्या भला, हमारे बॉस इतने प्यार से और किसे बनी बुलाएंगे? तो हमारी लेडी बॉस ही माफिया क्वीन है, इसलिए बॉस गुस्से में है। या फिर यूं कहें कि हमारे शैतान बॉस को जलन हो रही है, क्योंकि लेडी बॉस को कितने लड़के यहाँ तक कि लड़कियां भी पसंद करती हैं, शादी करना चाहती हैं। ये लोग जरूर हमारे बॉस के हाथों मरना चाहते हैं। उन्हें डर नहीं है डेविल का। तन्मय बोला तो राका आगे जाते हुए बोला, चलो हम लेडी बॉस के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। तन्मय भी उसके साथ अपनी लेडी बॉस को वेलकम करने के लिए बाहर निकल गया। प्रखर जल्दी से अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे पहुंच गया था। सारे एम्प्लॉय उसे जल्दी जल्दी बाहर जाते हुए देख रहे थे। सबको हैरानी हो रही थी कि कौन उनके बॉस को इस तरह से भागने पर मजबूर कर सकता है। उनके बॉस तो बड़े बड़े कंपनी के बॉस को रिसीव करने केबिन के बाहर तक भी कभी नहीं आते हैं, ऑफिस के बाहर जाना तो दूर की बात। सब क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट की वजह से बाहर की तरफ झांकने लगे। वहीं नियति ने जब प्रखर को उसकी कार की तरफ आते हुए देखा तो वो कार से बाहर निकलकर प्रखर की तरफ चली गई। वहीं जो ग्राउंड फ्लोर के एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर झांक रहे थे, जब उन्होंने देखा उनके बॉस एक लड़की की तरफ जा रहे हैं तो वो सब डे से हैरान रह गए। वो लड़की उनके बॉस की तरफ ही आ रही थी। आगे जो हुआ उसे देखकर तो डे से सब सदमे में ही चले गए। प्रखर ने नियति को जोर से हग कर लिया और उसे ऊपर उठाकर घुमा दिया। इसे देखकर तो सबका खून बहने वाला था। यहाँ खड़ी लगभग 90% एम्प्लॉय अपने बॉस को पसंद करती थी, भले ही उनमें से किसी ने कभी अपने बॉस को मास्क के बिना नहीं देखा था। फिर भी उन सबको पता था कि उनके बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम होंगे, पर उन्हें अपने बॉस की प्रेजेंस और खतरनाक ऑरा से ही डर लगता था। इसलिए कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और सबको तो यही लगता था कि सारिका ही उनके बॉस की होने वाली वाइफ है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बॉस की तो सगाई हो चुकी है। हे भगवान, उन सबने अपने बॉस की ये प्यार भरे साइड को कभी नहीं देखा था।
सारिका के साथ भी उन्होंने कभी अपने बॉस को इस तरह से नहीं देखा था। वहीं प्रखर के अचानक इस तरह से उसे ऊपर उठाकर घुमाने से नियति थोड़ी हड़बड़ा गई। उसने प्रखर की गले में बाहें डाल दिया। ये सब हैरानी से देख रहे थे। प्रखर ने नियति को नीचे उतारा और उसकी मास्क को हटाकर उसकी होंठों को किस कर लिया। फिर जल्दी उसे मास्क पहना दिया। नियति तो हैरान खड़ी रह गई। वो यहाँ किस लिए आई थी ये बात भी डे से वो कुछ पल के लिए भूल ही गई। वही बस नियति की एक ही झलक काफी था लोगों को आह भरने के लिए। इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। मेल एम्प्लॉय जो ग्राउंड फ्लोर से थे वो तो डे से अपनी जगह पर जम गए। ये लड़की मतलब बॉस की वो गर्लफ्रेंड है क्या? कितनी खूबसूरत है, बस एक पल मैंने उन्हें देखा। काश एक बार और ठीक से देख लूं। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है वो, बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह। उसके पास खड़ा एम्प्लॉय बोला, हाँ वो सच में बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो सेलिब्रिटी एक्ट्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत है। जो मिस सारिका आती थी उनसे तो कई ज्यादा खूबसूरत। लड़कियां भी बातें करने लगी। वो भी नियति की खूबसूरती देखकर हैरान थी। उन्होंने सारिका को देखा था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उनसे तो बहुत ज्यादा। पर अगर इस लड़की से सारिका को कंपेयर किया जाए तो सारिका इनके आगे बहुत फीकी है। एक लड़की बोली, मिस सारिका तो इनके आगे टिकेगी नहीं। क्या मिस सारिका की अब बॉस से शादी नहीं होने वाली है? क्या पता मिस सारिका तो अब ऑफिस में भी नहीं आती है। शायद सच में उनकी ब्रेकअप हो गया हो। तभी एक कड़क आवाज आई, तुम सब यहाँ जॉब करने आए हो या गॉसिप करने? अगर गॉसिप करना है तो मैं तुम सबको यहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी दे देता हूँ, ताकि तुम सब बैठकर आराम से गॉसिप कर सको। सबने पीछे देखा जहाँ से तन्मय और राका लिफ्ट की तरफ से आ रहे थे। उन्हें देखकर सब चुप हो गए। गॉसिप करना बंद कर दिया। लड़कों ने भी बात करना बंद कर दिया था। सबने सॉरी कहा, वो इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते थे। सबने डर से सिर झुका लिया। अब जोर से सांस लेने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। क्या पता अगले ही पल जोर से सांस लेने की वजह से ही उन्हें जॉब से निकाल दिया जाए। फिर भी वो सब तो अभी भी नियति की मेस्मराइजिंग ब्यूटी में खोए हुए थे। वो छुप छुप कर नजर चुराकर लड़की और अपने बॉस को देख रहे थे। नियति की एक झलक ने ही उन सब के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। राका और तन्मय ने अपने बॉस को देखा जो उनकी लेडी बॉस की हाथ को पकड़कर अंदर ला रहे थे। प्रखर तो बस अपने प्यार का शो ऑफ कर रहा था। सबकी रिएक्शन देखकर उसकी होंठों पर तिरछी स्माइल थी। यही तो वो चाहता था, सब उसकी बनी को देखें और जाने कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और सब उससे कोसों दूर रहे और उसकी बनी से भी सब हजार कोसों दूर रहे। प्रखर ने नियति की कमर को प्रोटेक्टिव तरीके से पकड़ लिया और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ चली गई। नियति ने अजीब तरह से प्रखर को देखा। वो समझ गई थी कि प्रखर क्या करना चाहता है। वो सबको उन दोनों का प्यार दिखाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये इंसान इतना जलकुकड़ा है कि आपने ही एम्प्लॉय को जलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये बता रहा है कि उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड है? वहीं पीछे जो रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी उसने अजीब तरह से नियति को देखा। उसे जलन हो रही थी। उसे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो दूसरों का घर तोड़ती है। उसे सारिका बहुत पसंद थी जो बिल्कुल स्वीट और सिंपल थी। उसके हिसाब से भले ही सारिका मैम से ये लड़की ज्यादा खूबसूरत थी, पर ये लड़की सारिका मैम की तरह सीट बिल्कुल भी नहीं थी। क्या उनके बॉस ने इस लड़की की खूबसूरती देखकर सारिका मैम को छोड़ दिया? ये कितना गलत है। सारिका मैम तो कितनी अच्छी है, हमेशा जब भी आती थी उसके साथ भी पोलाइट होकर बात करती थी। और पिछली बार तो उन्होंने उसके लिए एक मेकअप बॉक्स भी लाया था गिफ्ट के तौर पर। और जब भी आती थी बॉस के लिए गिफ्ट और टिफिन बॉक्स बना कर लाती थी। ये लड़की कितनी क्रूएल है जो इसने उनके बॉस और मिस सारिका के रिश्ते को तोड़ दिया। वो घूर कर गुस्से और नफरत से नियति को देख रही थी। नियति को जब आपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई, उसके कदम रुक गए। वो एक साइकेट्रिस्ट भी थी। किसी भी नफरत भरे नज़र को वो समझ जाती थी और माइंड भी रीड कर लेती थी। उसकी रुकने से प्रखर भी रुक गया। उसे भी किसी की नज़र महसूस हुई थी। नियति ने इधर उधर देखा और उसकी नज़र इतिश्री से मिली। इतिश्री जो गुस्से से नियति को देख रही थी, नियति की नज़र को खुद पर पाकर उसने सिर झुका लिया। नियति की नज़र ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी गले पर खंजर हो जो अभी उसकी गले को चीर देगा। प्रखर ने भी जब अपनी बनी की नज़र को उस रिसेप्शनिस्ट पर महसूस किया तो वो समझ गया शायद इसी लड़की की नज़र अभी उसे महसूस हुई थी। प्रखर ने तन्मय को इशारा किया,
तो तन्मय समझ गया और उसने उस रिसेप्शनिस्ट को आगे बुलाया। वहीं बाकी सब एम्प्लॉय पीछे हट गए। वो बस बीच बीच में नियति और अपने बॉस को देख रहे थे। दोनों ही बिल्कुल अलग थे, उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल और दोनों का ही ऑरा बहुत डोमिनेटिंग था। दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। कई फीमेल और मेल एम्प्लॉय को जलन भी बहुत हो रही थी। वो सब पीछे हट गए। इतिश्री को अब थोड़ा डर लग रहा था, पर उसे याद आया मिस सारिका अभी भी रायजादा फैमिली की प्यारी बेटी है। अगर उनके बॉस के साथ उनका ब्रेकअप भी हो गया होगा तो भी अगर वो सच बताएगी तो भी वो शायद यहाँ रह सकती है पहले की तरह सारिका की मदद से। पता नहीं इतना बकवास सोचने की हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आ गई। नियति ने उसे आंखें छोटी करके देखा और उसकी आई कार्ड में नाम देखकर बोली, सो मिस इतिश्री, क्या आप बता सकती हो कि क्यों आप मुझे कब से गुस्से से और नफरत से घूर रही हैं? कहीं तुम मेरे प्रखर जी को तो पसंद नहीं करती हो ना? उसकी बहस सुनकर सारे एम्प्लॉय हैरान रह गए। इतिश्री की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को घूरने की, जिन्हें बॉस खुद लेकर आए हैं और उनकी गर्लफ्रेंड है। प्रखर की ठंडी आंखें तो अभी इतिश्री को मार डालने को तैयार थी। इतिश्री भी डर गई। क्या एक ही नज़र में इस लड़की ने देख लिया कि वो उसे गुस्से या नफरत से देख रही है? क्योंकि उसने तो अपने भाव को जल्दी छिपा लिया था। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने गलत सोच लिया है। इतिश्री खुद को सही करते हुए बोली। जब तक वो खुद नहीं मानेगी ये क्या करेगी? नियति की हाथ प्रखर के हाथ में कस गई और वो इतिश्री को देखते हुए बोली, तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती हो, इसलिए सच बताओ। उसे ठंडे भाव से इतिश्री को देखा। अगर ये लड़की इसलिए उसे गुस्से या नफरत से देख रही थी क्योंकि वो मिस्टर रायजादा से प्यार करती है, तब तो वो इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब ये इंसान पूरी तरह से उसका है। जब प्रखर खुद उसके पीछे उसके पास आया है तब तो उसके लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रखर ने भी नियति की पकड़ को महसूस किया। उसे इस लड़की पर और भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, राका, इस लड़की को हिल हाउस में के जाओ, शायद उसकी मुंह से सच निकल जाए। हिल हाउस, ये नाम सुनकर ही इतिश्री डर से सिहर गई। वहीं बाकी सभी एम्प्लॉय भी डर से काम गए। उन्होंने ये नाम पहले भी सुना था। कंपनी में पहले 2-4 गद्दार भी निकले थे जिन्हें हिल हाउस भेजा गया था। तब उन सब ने इस नाम को सुना था, हिल हाउस। उन्हें लगा ये बस थोड़ी पनिशमेंट देने की जगह होगी। पर जिन्हें भी जेल हाउस ले जाया गया वो डे से गायब हो गए। वो जिंदा वापस ही नहीं लौटे। उनकी फैमिली की ढूंढने और कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। और इन लोगों ने पहली बार उनमें से एम्प्लॉय की घरवालों से इस बारे में सुना था। एक गद्दार एम्प्लॉय की बीबी यहाँ झगड़ा करने आई थी और तब से वो सब इस नाम से डरते थे। इतिश्री जल्दी घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आपने सारिका मैम को धोखा दिया है और अब आप इनके साथ हो क्योंकि ये सारिका मैम से ज़्यादा खूबसूरत हैं। सारिका मैम एक बहुत अच्छी और स्वीट लड़की है। वो आपके लिए हर बार टिफ़िन और बाकी चीज़ें खुद अपने हाथ से बना कर लाती थी। यहाँ हम सब ने देखा है, इसलिए मुझे लगा कि ये सारिका मैम का साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। मैंने बस एक बार गुस्से से इन्हें देखा था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। उसकी बात सुनकर नियति हैरान रह गई। उसे लगा ये लड़की उसके मिस्टर रायजादा को पसंद करती है, पर यहाँ तो कहानी ही कुछ अलग है। बाकी सब भी यही सोच रहे थे क्योंकि यहाँ तो हर कोई जानता था कि सारिका प्रखर से प्यार करती है। उसकी आंखों में ही दिखाई देता था। और जिस तरह से सारिका बॉस के केबिन में चली जाती थी, उन्हें यही लगता था कि इन्हीं शादी हो जाएगी। नियति की आंखें छोटी हो गई। उसने घूर कर प्रखर को देखा। आपनी बनी की नज़र खुद पर देखकर प्रखर मासूमियत से पलक झपकाने लगा। भला उसे कैसे पता होता कि ये सब सारिका को उसकी गर्लफ्रेंड सोच रहे हैं। उसने नियति की हाथ को पकड़ लिया और बोला, बिलीव मी बनी, वो जब भी कुछ टिफ़िन लाती थी मैं उसे तन्मय को फेंकने के लिए दे देता था। है ना तन्मय, आपनी लेडी बॉस को सच बताओ। प्रखर ने तन्मय को घूर कर बोला। वही संजीत जो अभी अभी नीचे आया था और इतिश्री की कन्फेशन सुनकर गुस्से में था। उसे अपने डेविल भाई की बेचारा हालत देखकर हंसी आ रही थी। वहीं इतिश्री के साथ बाकी सभी एम्प्लॉय भी अपने बॉस की बात सुनकर हैरान थे। तन्मय जल्दी आगे आया और स्माइल करते हुए बोला, बॉस ने बिल्कुल सच कहा है लेडी बॉस। मिस सारिका जो भी खाना या गिफ्ट लाती थी बॉस उसे टच भी नहीं करते थे और उसे फेंकने के लिए कह देते थे। क्या पता आपका असिस्टेंट झूठ बोल रहा हो। चलिए आज मैं आपको अच्छी तरह से खाना खिलाऊंगी, नियति डेविल स्माइल करके बोली। उसकी मुठिया गुस्से से कसी हुई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसके होने वाले पति को किसी और की बॉयफ्रेंड सोच रहा है।
उसे अभी भी गुस्से में देखकर अब प्रखर को सारिका और इस रिसेप्शनिस्ट पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी उसकी बनी के सामने बकवास करने की, और ये इन सब ने कैसे ये गलतफहमी पाल लिया कि वो उस सारिका से प्यार करता है। प्रखर उसकी हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोला, बनी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी से भी प्यार नहीं किया, और सारिका यहाँ सिर्फ इसलिए आ सकती थी क्योंकि वो हमारे परिवार से थी, पर मैंने आज तक कभी भी उससे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी बनी जो मुझे देगी, उसके अलावा बाकी किसी का दिया सारा गिफ्ट और जो भी हो मेरे लिए कचरा है। तन्मय भी जल्दी से बोला, हाँ लेडी बॉस, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकती हो। जब भी मिस सारिका कुछ भी लाती थी उन सबको डस्टबिन में मैं ही फेंकता था। बोस तो उसे टच भी नहीं करते थे। बोस आपके सिवा किसी लड़की को तो देखते तक नहीं है। आखिरकार आपके साथ बोस की सगाई हो चुकी है, और ये लड़की तो बेवकूफ़ है, कुछ भी सोचती है। प्रखर ने मन ही मन तन्मय को अंगूठा दिखाया, चलो ये कुछ तो काम का बोल रहा है। सीसीटीवी फुटेज ये एक अच्छा आइडिया है, नियति ने ठंडे भाव से कहा। वही सारे एम्प्लॉय हैरान थे, ये लड़की बोस की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मंगेतर है। हे भगवान, इतिश्री ने अभी बोस की मंगेतर के सामने ही कहा कि बोस मिस सारिका से प्यार करते थे और धोखा दे रहे हैं, और वो तो आपने बोस को अपनी मंगेतर से उठा डरता और एक्सप्लेन करता देख भी हैरान थे। उन्होंने अपने बोस को कब किसी से पोलाइट तरीके से बात करते भी देखा था? जवाब था, कभी नहीं। उनका बोस एक शैतान था, पर इस शैतान के दिल में भी एक मल्लिका बसती थी जो उनके सामने खड़ी थी, और ये मल्लिका बहुत खूबसूरत भी थी। उनके बोस की जोड़ी बिल्कुल उनके साथ परफेक्ट लगती थी। इतिश्री को तो ऐसा लगा जैसे उसकी सिर पर एक बड़ा सा पहाड़ आकर गिर गया हो। ये बोस की मंगेतर है, बोस ने मिस सारिका को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि बोस तो मिस सारिका से कभी प्यार ही नहीं करते थे। इतिश्री ने जल्दी से सिर झुका लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए बोस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे सब कुछ गलत लगा, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी कि मिस सारिका बोस की गर्लफ्रेंड है। मैं आगे से कभी भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करूंगी। पर तुमने तो ऑलरेडी सोच लिया है ना? नियति नीचे झुकी और उसने गुस्से से इतिश्री की थुड़ी से पकड़कर उसकी फेस को ऊपर कर लिया। इतिश्री उसकी ब्लू आंखों में देखकर एक पल के लिए डर से कांप गई। ये ब्लू आइज जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी इस वक्त। नियति ने उसकी थुड़ी पर पकड़ कस लिया और बोली, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है मिस रिसेप्शनिस्ट, मेरे होने वाले हस्बैंड के नाम को किसी भी एरे गेरे लड़की के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। इतिश्री को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो चीखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे क्या पता था कि सारिका उनके बोस की गर्लफ्रेंड नहीं थी। सारिका जब भी आती थी वो उनके बोस के बारे में प्यार से बात करती थी। जैसे वो दोनों प्यार में हो, तो उसे कैसे पता चलता कि मिस सारिका उनकी बोस की गर्लफ्रेंड नहीं है? मुझसे गलती हो गई मिस, वो लड़खड़ाते हुए बोली। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। क्या पता मिस सारिका सच में उनकी बोस की गर्लफ्रेंड थी पहले, पर अब उनके बोस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ उनकी ये मंगेतर हैं। इतिश्री की दिमाग में इस वक्त पूरी तरह से पत्थर पड़ गया था। प्रखर इस वक्त गुस्से में फटने वाला था। ये लड़की उसकी बनी को और भी गुस्सा दिला रही थी। नियति ने उसकी चेहरे को झटक दिया तो इतिश्री पीछे लड़खड़ा कर रुक गई। अब तो बाकी सभी एम्प्लॉय भी उसकी खतरनाक औरा से थोड़ा डर गए थे। नियति ने प्रखर को देखा और बोली, लगता है आपकी ऑफिस में यहाँ सबको लगता है कि सारिका और आप रिलेशन में हैं। तो क्या मैं आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच तीसरी लड़की बनकर आई हूँ? नियति गुस्से में थी। पिछली जिंदगी में भी सबको यही लगता था, चाहे ऑफिस हो या बाहर, सबके हिसाब से सारिका प्रखर के लिए परफेक्ट थी, और नियति उनके बीच आ गई थी, पर इस बार वो पहले ही स्टेप लेना चाहती थी। प्रखर सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तभी संजीत जल्दी आगे आया और बोला, भाभी मैं अभी सारिका को कॉल करके पूछता हूँ कि क्या उसने इन सब के सामने कभी खुद को भाई की गर्लफ्रेंड बताया है। अब तो सबको और भी यकीन हो गया कि ये लड़की ही सच में उनकी बोस की मंगेतर और होने वाली बीबी है। मिस सारिका तो संजीत सर की बहन थी। अगर उनके बोस मिस सारिका के साथ रिलेशन में होते तो क्या संजीत सर को पता नहीं होता? और अगर बोस ने मिस सारिका को धोखा दिया होता तो क्या संजीत सर इतने शांत होते? आखिरकार वो भी उनके भाई थे, और उन्हें पता था संजीत सर मिस सारिका को बहुत प्यार करते थे। क्या वो कभी बोस की मंगेतर को उठे प्यार और सम्मान के साथ भाभी कहते?
सब इतिश्री को दया भरी नजरों से देखने लगे। इसे क्या जरूरत थी सच जाने बिना बॉस की होने वाली वाइफ उनके लेडी बॉस को इतने गुस्से और नफरत से देखने की। इतिश्री की दिमाग तो मानो सुन्न हो गया था। अब तो वो बस इतना ही प्रार्थना कर सकती थी कि मिस सारिका कहे कि वो और उनके बॉस रिलेशन में थे। शायद तब जाकर वो बच सकती थी। प्रखर ने नियति को गले से लगा लिया और उसकी कंधे पर सिर रखकर प्यार से बोला, बनी तुम्हें मुझे सिक्योरिटी देनी होगी। देखो कैसे सब मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ये लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। नियति ने आंखें सिकोड़ लिया। ये मिस्टर रायजादा इस वक्त किसी बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? जैसे वो सच में उसके ऊपर ही डिपेंड हो। कोई और देखेगा तो सोचेगा ये इंसान बहुत मासूम है, पर नियति को अच्छी तरह से पता था उसका ये होने वाला पति कितनी खतरनाक है। अनगिनत लोग, अनगिनत गैंग्स के मेंबर को उसने बिना पलक झपकाए मारा है। वही प्रखर का सिर नियति की कंधे पर था। नियति की बॉडी की खुशबू से उसकी गुस्से से भरी सुनहरी हो चुकी आंखें धीरे धीरे शांत हो रही थी। प्रखर ने नियति की कंधे पर चूमा और उसकी कंधे गर्दन को धीरे से लिक करते हुए मन ही मन बोला, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और कभी नहीं आ सकती है बनी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे तुमसे सिर्फ प्यार नहीं है, तुम मेरी जुनून हो और मेरी ऑब्सेशन हो बनी। तुम्हारी तरफ उठती हर आंख को मैं निकाल लूंगा। इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है बनी। नियति की बॉडी में तो गूसबम्स आ गए। इतने लोगों के सामने मिस्टर रायजादा ये क्या कर रहे हैं? पर किसी ने प्रखर को उसे चूमते हुए नहीं देखा। क्यों जी? प्रखर नियति की गर्दन में मुंह घुसाए हुए था। वो सब उसे ठीक से नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उतना ही उन सब के लिए बेहद था। उनके बॉस सबके सामने सांप मंगेतर को प्यार से गले लगाए हुए खड़े थे और उससे उनकी शिकायत कर रहे थे। ये प्यार की प्रदर्शनी तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा था, खास करके उन सब के लिए जो अभी सब सिंगल थे। सबको जलन हो रही थी। नियति ने प्रखर की फेस को थोड़ा दूर किया और बोली, ठीक है अब हटिए मिस्टर रायजादा। प्रखर उसकी कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया। तभी स्पीकर से सारिका की आवाज आई। 2 बार के बाद उसने संजीत का कॉल उठाया था। क्या हुआ भाई? सॉरी मैं शूटिंग सेट में हूँ इसलिए मैंने आपका कॉल नहीं देखा। संजीत उसकी आवाज सुनकर थोड़ा नर्म पड़ गया। भले ही वो गुस्सा हो पर सारिका उसकी छोटी बहन थी और बच्चों से वो बहुत आज्ञाकारी थी। सारिका, क्या तुमने कभी कंपनी में किसी को बताया था कि तुम प्रखर की गर्लफ्रेंड हो? खास करके यहाँ की रिसेप्शनिस्ट मिस इतिश्री को? आपने भाई की बात सुनकर सारिका, जो अभी अपनी वैनिटी में आई थी, उसका दिल धड़क उठा। क्या ही रहा है? उसके भाई ने ऐसा सवाल क्यों किया? क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है? कंपनी में वो सबके आगे ऐसे शो करती थी जैसे वो प्रखर की गर्लफ्रेंड हो, और इससे उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वो बस चाहती थी उसकी भेजी खाना या कुछ भी ये सब प्रखर के पास पहुंचा दे। भले ही वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझे, पर कम से कम कोई और प्रखर के पास जाने की कोशिश तो नहीं करेगा। इतिश्री भी इस वक्त नीचे घुटनों पर बैठी सारिका की मुंह से बस सुनना चाहती थी कि हाँ वो उनके बॉस की गर्लफ्रेंड थी। तभी सारिका की आवाज आई, नहीं भाई मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। क्या हुआ है? क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है? संजीत ने यहाँ जो हुआ सच कुछ बता दिया। वही सारिका की दिल में दर्द सा उठा। उसकी आंखों से अंशु बहने लगे। क्या प्रखर ने सबके सामने बताया कि वो जो भी लाती थी वो उसे डस्टबिन में फेंक देता था? उसकी फीलिंग्स की क्या प्रखर जी के लिए कोई वैल्यू नहीं है? वो कहना तो चाहती थी कि प्रखर ने उसके साथ बहुत गलत किया, पर उसने अपनी आंसू को छुपा लिया और खुद को संभालते हुए बोली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम सब फैमिली मेंबर्स हैं। अगर ने टिफिन ले जाती थी तो ये एक नॉर्मल बात थी, इसमें कोई और बात नहीं थी। और मैं मिस शेखावत से भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरी वजह से लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं सब कुछ पर्सनली जाकर क्लियर कर दूंगी। भाई मेरी शूटिंग टाइम हो गई है, मुझे अभी जाना है। ठीक है, संजीत ने कॉल काट दिया। वही सारिका फुट फुट कर रोने लगी। वो कोई बुरी इंसान नहीं थी, तो फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तभी उसकी असिस्टेंट रोजी अंदर आई। सारिका को ऐसे बिलक बिलक कर रोते देख वो जल्दी उसके पास गई। उसने सारिका को गले से लगा लिया। क्या हुआ सारी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सारिका ने रोजी को हग कर लिया और बोली, रोजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं कोई बुरी इंसान हूँ? मैंने सिर्फ जिंदगी में प्रखर जी से प्यार किया है, वो क्यों मेरे न्यू हो सकते? रोजी ने गहरी सांस ली और बोली, रोना बंद करो सारी, अगर तुम उन्हें पाने के लिए दृढ़ हो तो लड़ो।
वरना छोड़ दो, तुम्हारे लिए कोई और भी बेहतर इंसान होगा जो तुमसे प्यार करे। वहीं दूसरी तरफ संजीत ने फोन रखा और बोला, क्या अब तुम सबको क्लियर हो गया? अगर फिर से तुम में से किसी ने मेरे भाई के बारे में गलत अफवाह फैलाया तो तुम सबको कहीं भी जॉब करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग गॉसिप करके आराम से इनकम कर सकते हो। और मिस इतिश्री, आपको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मैं क्लियरली बता देता हूँ, हमारे रायजादा फैमिली में सबने जिसे बहू माना है वो सिर्फ एक ही मेरी भाभी। मुझे लगता आप सब इसे दिमाग में रखेंगे। सारे एम्प्लॉय ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, सॉरी सर, सॉरी बॉस, सॉरी लेडी बॉस। प्रखर ने राका को इशारा किया और बोला, इस कचरे को ले जाओ। राका पता था कि इस लड़की को कहाँ ले जाना है, इसलिए उसने गार्ड को बुलाया और जल्दी से इतिश्री को ले जाने को बोला। बाहर जाने तक भी इतिश्री छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। उसे क्यों सारिका के लिए स्टैंड लेना था? वो तो उनके बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे क्या फायदा हुआ? उसके जाने के बाद प्रखर ने एक ठंडी नज़र बाकी सब पर डाली और नियति को लेकर वहां से चला गया। नियति ने भी और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि प्रखर जरूर उस लड़की को नहीं छोड़ने वाला। बाकी वो जिंदा रहेगी या फिर सजा पाने के बाद इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी, ये उसकी किस्मत। लिफ्ट में घुसते हुए प्रखर ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। राका जो जल्दी उस लड़की को हेल हाउस भेजकर वापस आया था ताकि अपनी लेडी बॉस के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे, वो रुक गया। क्या यार, बॉस ने तन्मय को क्यों उस लड़की सारिका की लाई गिफ्ट को डिस्पोज करने को दिया? उन्होंने उसे क्यों नहीं बुला लिया? अगर ऐसा होता तो अभी वो आगे जाकर बॉस के लिए और भी अच्छे से बोलता और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता। उसने दांत पीसते हुए घूर कर तन्मय को देखा। तन्मय असमंजस में पड़ गया, ये राका उसे गुस्से में क्यों देख रहा है? तन्मय को राका का गुस्सा कुछ समझने नहीं आया। क्या हुआ, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? तन्मय ने अजीब तरह से उसे देखते हुए पूछा। राका ने दांत पीस लिया और बिना कुछ बोले दूसरे लिफ्ट के अंदर चला गया। तन्मय हैरान रह गया, कमाल है, ये इंसान इतने गुस्से से मुझे क्यों घूर रहा है? जैसे मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी छीनकर उसे कंगाल बना दिया हो। उसने सिर झटक दिया और राका के साथ अंदर घुसने वाला था, पर राका जल्दी से सामने खड़ा हो गया। जब लिफ्ट बंद होने वाली थी वो पीछे हट गया। तन्मय तो वहां खड़ा बस देखता ही रह गया। वही प्राइवेट लिफ्ट में प्रखर ने नियति को गले लगा लिया था और नियति की खुशबू को अपने अंदर इन्हें कर रहा था। नियति ने उसे थोड़ा दूर धकेल दिया और घूर कर देखा। प्रखर ने मासूम सा चेहरा बना लिया और अपने आंखों को मासूमियत से झपकाने लगा। वो जानता था उसकी बनी अभी भी गुस्से में है। बनी, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? तो क्या तुम मुझे पिटकर गुस्सा निकालना चाहती हो? प्रखर की बात सुनकर नियति ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, आपको हाथ का बना खाना लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपके ऑफिस में लोग किसे आपकी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। उसकी बात सुनकर प्रखर ने अपने मासूम चेहरे पर मायूसी के भाव ले आया और बोला, बनी, मुझे सच में नहीं पता था कि तो उसकी दिए सारी चीजें फेंक देता था। मुझे नहीं लगा था कि वो सब उसे मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहे होंगे। उसकी मासूम एक्सप्रेशन देखकर नियति की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने फोन में एक नंबर शो किया और प्रखर को दिखाते हुए बोली, ये लीजिए मिस्टर रायजादा, ये मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी की अभी की सबसे असिस्टेंट की नंबर है, इसे आपने फोन में सेव कर लीजिए। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे असमंजस में देखा और बोला, क्या तुम मुझे ये इसलिए दे रही हो ताकि जब तुम्हारी फोन ना लगे तो मैं इस इंसान को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछ सकूं? तो फिर चिंता मत करो बनी, मैं तुम्हारे लिए अपने गार्ड्स की टीम भेजने वाला हूँ। वो हमेशा तुम्हें दूर से प्रोटेक्ट करेंगे और फोन नहीं लगा तो मैं उनसे कांटेक्ट करके तुम्हारे साथ बात कर लूंगा। उसकी बात सुनकर नियति की तो मुंह ही खुला रह गया। उसका ये होने वाला हस्बैंड इतनी पावरफुल है तो उसका आईक्यू इतना कम कैसे हो सकता है कि वो सरकासम भी ना समझ सके। नियति सिर हिलाकर बोली, नहीं, ये नंबर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी एक्टिंग स्किल बहुत कमाल है मिस्टर रायजादा। आपको मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप सच में एक बड़े स्टार बन सकते हो। प्रखर ने उसे खींचकर गले से लगा लिया और बोला, बनी, मुझे स्टार बनने की कोई इच्छा नहीं है, पर अगर तुम किसी फिल्म में मेरी हीरोइन बनो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। हमारी लव स्टोरी सबके सामने आएगी और हम रियल लाइफ में भी रियल लाइफ की तरह रोमांस करेंगे, कम से कम तब हम ज़्यादा टाइम बिताएंगे। तो क्यों ना तुम हमारे लिए एक रोमांटिक मूवी स्क्रिप्ट चूज करो। नियति ने उसे अजीब तरह से देखा। ये इंसान सच में बेहद चालाक है, अच्छे से एक्टिंग करना जानता है।
तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और प्रखर नियति को लेकर बाहर चला गया। वो नियति को लेकर अपने केबिन में चला गया। नियति आज पहली बार यहाँ आई थी। वो अच्छे से प्रखर के केबिन को देख रही थी। ये ग्रे और वाइट थीम में था। ये बिल्कुल उसके केबिन जैसा ही था। उसका भी हर ऑफिस का केबिन ब्लैक और ग्रे थीम में होता था, या तो वाइट और ग्रे थीम में। उसे प्रखर का ऑफिस पसंद आया। तभी प्रखर ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसकी गले को चूमते हुए बोला, क्या हुआ बनी, क्या तुम्हें ये पसंद आया? नियति ने मुड़कर प्रखर को देखा और बोली, हाँ ये नॉर्मल है। प्रखर ने नियति को सोफे पर बैठा दिया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी डोर नॉक हुआ। गुस्से से प्रखर का जबड़ा भींच गया। कम इन। प्रखर नियति को हग करके बैठ गया तो राका अंदर आया। उसके हाथ में एक कप था। उसने जल्दी से कॉफी लाकर टेबल पर रख दिया और बोला, लेडी बॉस ये लीजिए कॉफी, ये मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए क्या ये आपके तारे के हिसाब से है, नहीं तो मैं फिर से बना दूंगा। राका भागकर यहाँ आया था और जल्दी से अपने बॉस की पर्सनल किचन में घुस गया और सेफ को भगाकर जल्दी से खुद ही कॉफी बनाकर लेकर आया था। उसकी शर्ट और बाल अस्त व्यस्त थे। नियति को हंसी आ रही थी। उसे पता था राका कौन है। जब पिछली बार प्रखर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था तब नियति को लगा कोई उसका पुराना दुश्मन होगा। वो बहुत गुस्से में थी। जब सामने वाले ने एक क्लू छोड़ दिया तो उसने उसे डाटाबेस से हैक कर लिया और उसने राका को देखा। राका जो प्रखर के लिए काम करता था और अभी माफिया किंग का दाहिना था। माफिया किंग नहीं है तो सारा बेस वो ही संभालता था, इसलिए तब उसने राका को छोड़ दिया। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि राका इतना मजाकिया होगा और उसके लिए कॉफी भी बनाकर लेकर आएगा। वही प्रखर ने भी आंखें से कोड़ लिया। ये राका क्या उसकी बनी की चापलूसी करके उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है? नियति को राका इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो अपने माँ बाप को अपनी तारीफ करते हुए सुनना चाहता था। नियति ने कॉफी का कप पकड़ा और एक घूंट लिया। कॉफी सच में अच्छा बना था। राका हमेशा अपने लिए कॉफी बनाया करता था, इसलिए उसने अच्छे से ऑनलाइन से देखकर सीखा था। तभी तन्वी भी नॉक करके अंदर आया। उसे देखना था कि राका गुस्से से क्यों आया और यहाँ वो अभी क्या कर रहा है। उसकी हालत देखकर वो थोड़ा हैरान था। नियति सिर हिलाकर बोली, ये कॉफी अच्छा है, मेरी टेस्ट के हिसाब से है। अपनी लेडी बॉस को अपनी तारीफ करते देख राका ने अपनी छाती थपथपाया और बोला, आपको अच्छा लगा, ये सबसे अच्छी बात है। तन्वी हैरान रह गया। क्या ये राका इसलिए जल्दी भागा था क्योंकि वो लेडी बॉस के लिए कॉफी बनाकर उनके मन में अपनी अच्छी छाप छोड़ता चाहता था? ये राका तो बड़ा चालाक निकला। राका ने घमंड से तन्वी को देखा। डे से तारीफ सुनकर खुश हो। तभी प्रखर डेविल स्माइल करके बोला, राका लगता है तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो, तो आज तक तुमने मेरे लिए कभी कॉफी क्यों नहीं बनाया? चलो कल से ये तुम्हारा पहला काम होगा, तुम सबसे पहले आकर मेरे लिए कॉफी बनाओगे। आपने बॉस की बात सुनकर राका हैरान रह गया। वो तो हर दिन ऑफिस नहीं आता था, उसे बेस में भी काम होता था। मतलब अब उसे हर दिन यहाँ आकर पहले कॉफी बनाना होगा, फिर वो जा पाएगा। ये उसके बॉस उसे सजा क्यों दे रहे हैं? वही तन्वी को हंसी आ रही थी। वो धीरे से राका के कान के पास जाकर बोला, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ बेटा, तुम लेडी बॉस को इम्प्रेस करना चाहते थे, अब ये लो बॉस को भी तुमने अपनी कॉफी बनाने की स्किल से इम्प्रेस कर दिया। लेट मी टेस्ट इट बनी, प्रखर ने कहा और नियति की कॉफी कप से एक घुट कॉफी पी लिया। मेरी बनी की वजह से ये कॉफी और भी टेस्टी हो गया है, प्रखर बोला। फिर राका और तन्वी को देखकर बोला, अगर कुछ और नहीं है तो तुम दोनों जा सकते हो। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नियति ने अपनी ब्लैक कोट के पॉकेट से एक दवा की शीशी निकाला और प्रखर को दे दिया। ये मेडिसिन मैंने खास करके कियान के लिए डेवलप किया है। जब तक वो इसे लेता रहेगा तब तक उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो उसके बॉडी में फैल रही केमिकल को कंट्रोल में रखेगा। उसे दर्द भी नहीं होगा और ना ही वो केमिकल कियान की ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। जब तक मैं उसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेती, तब तक कियान को इस मेडिसिन को हर दिन एक डोज लेना होगा। मैं हर महीने उसके भेजूंगी क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है और उसके लिए जड़ी बूटियां अभी भी मेरे पास स्टॉक नहीं है। प्रखर ने मेडिसिन की शीशी किया और प्यार से नियति को देखा। उसने उसकी गाल पर किस किया और बोला, थैंक यू बनी कियान के बारे में इतना सोचने के लिए और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने के लिए। उसे पता था नियति ने जो मेडिसिन बनाया है वो कितना कीमती है। शायद कोई करोड़ होगी इसकी वैल्यू।
अब तक उसके साइंटिस्ट भी कियान के लिए मेडिसिन तक नहीं बना पाए थे, और उसकी बनी ने इतनी जल्दी मेडिसिन बना लिया था। उसकी बात सुनकर नियति ने आंखें घुमा लिया। किसने कहा कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ? प्रखर ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी गर्दन और सीने पर होंठ रगड़ते हुए बोला, मुझे पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो, और तुम्हारे इस प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। प्रखर झूठ नहीं बोल रहा था। नियति उसकी जिंदगी में अंधेरों के बीच रोशनी की एक किरण थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अमायरा बेड पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। उसका चेहरा सूअर की तरह सूज गया था। उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसके डैड सुशांत राठी और मोम नमिता उसके पास खड़े थे। सुशांत ने गुस्से से अपनी बेकार बेटी को देखा। वो पता नहीं अमायरा को कितनी बार डांट चुका था। वहीं नमिता कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। जो भी मना करो वो वही करती थी। उसने पहले ही कहा था अगर सच सामने आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बस जो भी पैसे और जो भी प्रोजेक्ट उसके नाम पर मिला है उसे लेकर संजीत से अलग हो जाओ। अब जब तुम संजीत की गर्लफ्रेंड नहीं हो तो फिर हम क्या करें? तुम घटिया लड़की, अब तुम किसी काम की नहीं हो। तुम सच में बेवकूफ़ हो। जब तुम संजीत के साथ थे तब तुमने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में क्यों नहीं किया? अगर तुम दोनों साथ हो जाते तो क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेता? तब अगर सच्चाई बाहर आ जाती तो भी वो तुम्हें चाहकर छोड़ नहीं सकता था। सुशांत ने ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर रेडी करके रखा था। भले ही अब उसे संजीत के नाम से कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, पर अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी खोना नहीं चाहता था। ये सब वो अपने बेटे के लिए रखना चाहता था। अमायरा तो पहले से ही बहुत दर्द में थी। उसे बस गुस्सा आ रहा था। उसे नफरत ही रही थी उस इंसान से जिसने संजीत को सच दिखा दिया। वरना पहले की तरह ही वो संजीत के साथ होती। उसने अब तक अपने डैड को ये नहीं बताया था कि संजीत उनकी कंपनी को बैंकरुप्ट करने वाला है। इतने में ही उसके डैड उसे इतना डांट रहे हैं। अगर वो बता देगी कि संजीत उनकी कंपनी को बर्बाद करने वाला है तो क्या होगा? और अमायरा की यही डर शायद अच्छा साबित हो रहा था, क्योंकि सुशांत ने ऑलरेडी निमिता और अपनी डाइवोर्स पेपर रेडी कर दिया था, और उसने अमायरा को भी अपने पास रखने का सोच लिया था। अगर अमायरा उसके पास ना रही तो भी वो अमायरा को एक बड़ा अमाउंट देने वाला था। जो भी हो, अमायरा उसकी बेटी थी और अमायरा की वजह से ही उसे कितने प्रोजेक्ट मिले थे। अगर उसे पता चलता कि संजीत ने कहा है वो उनकी कंपनी को बैंकरुप्ट करवा देगा तो वो खुद ही भाग जाता, पैसा निकालने अमायरा को कुछ नहीं देता। तभी उसका फोन रिंग करने देखा। उसमें उसकी रखेल मतलब सेक्रेटरी का नाम शो हो रहा था। वो जल्दी से वहां से कॉल रिसीव करने बाहर चला गया। उसे सबसे ज्यादा इस वक्त अपने होने वाले बेटे की परवाह थी। वहीं शेखावत मेंशन में विपुल जी और अमृत इस वक्त दादाजी दादी माँ के रूम में थे। उन्हें जानना था कि क्या नियति ही माफिया क्वीन है, पर दादाजी और दादी माँ अभी भी उन्हें बताने को तैयार नहीं थे। बात साफ था, उन दोनों को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो चाहते थे ये लोग डाउट में ही रहे। अगर इन्हें पता चल गया और इन लोगों ने अपनी प्रिंसेस को बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने इस न्यूज को फैला दिया तब उनकी पोती एक पल भी कहीं शांति में नहीं रह पाएगी। कहते हैं अंधेरों में छिपे दुश्मन सबसे घातक होते हैं। तब उनकी पोती सामने होगी और दुश्मन अंधेरों में छिपकर वार कर सकता है, या फिर उसके आसपास बालों को निशान बनाकर उनकी पोती को मजबूर कर सकता है। दादाजी ने गुस्से से छड़ी को जमीन पर पटक दिया और बोला, बस करो पूछना। अगर मेरी बच्ची माफिया क्वीन है भी तो क्या, और अगर वो नहीं है तो क्या? तुम दोनों को मेरी बच्ची की जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर विपुल जी और अमृत दोनों कुछ उदास से हो गए। उनके पापा भले ही ऐसे बोल रहे थे, पर वो अब समझ गए कि शायद सच में नियति ही माफिया क्वीन है। पर उनके पापा दादा उन्हें इस बारे में बताना ही नहीं चाहते हैं। वो वहां से लाचारी से बाहर चले गए। अमृत अपने डैड को देखते हुए बोला, डैड मुझे लगता है हमारी नियति की माफिया क्वीन है। पर दादाजी नियति की सेफ्टी के लिए शायद उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं हैं। विपुल जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ये तो नॉर्मल बात है। ये हमारी गलती है जो हमने अपनी बच्ची को इतना दुख दिया, और अब वो जहाँ भी है अपनी मेहनत से है। पापा को डर होगा कि हम नियति की सच्चाई जानकर शायद परेशानी खड़ी करेंगे, इसलिए वो हमें सच नहीं बताना चाहते हैं। और मुझे लगता है हमें भी चुप रहना चाहिए। ऐसे भी वो हम इतनी नफरत करती हैं। अगर हम उसके लिए और परेशानी खड़ी करेंगे तो वो हमसे और भी नफरत करेगी। विपुल जी गहरी सांस लेकर उदास होकर बोले।
और वहां से रूम में चले गए। अमृत भी चला गया। वो अब चाहता था रूही चुप रहे और कभी भी नियति को ना भड़काए, वरना अगर वो गुस्सा हो गई तो कुछ भी कर सकती है। वहीं विपुल जी डे से ही रूम में पहुंचे। उन्होंने शिखा जी को उदास बैठी हुई देखा। डे से वो किसी गहरी सोच में खो गई हो। क्या हुआ शिखा, तुम किस सोच में गुम हो गई हो? विपुल जी ने उनके पास जाकर पूछा। तो शिखा जी ने उन्हें देखा और बोली, बस सोच रही हूँ, आज जब मैंने न्यूज में माफिया क्वीन को देखा तो मुझे ऐसा लगा डे से वो नियति है। उसकी वो ब्लू आंखें बिल्कुल हमारी नियति की तरह हैं। ऐसे ब्लू आंखें बहुत कम हुई जो हमारी बच्ची को आपसे विरासत में मिली हैं। यहाँ तक कि अमृत, अर्जित और रूही की आंखें भी रीना की तरह हैं, जबकि उनका फेस कुछ कुछ तुमसे मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी बच्ची थी? उनकी बात सुनकर विपुल जी थोड़ा हैरान हो गए। हाँ, उन्होंने भी यही सोचा था और ये सच भी था। वो अब अपने पापा की चेहरे को देखकर समझ चुके थे कि उनकी बेटी ही माफिया क्वीन है। पर वो ये बात शिखा जी को नहीं बता सकते थे। क्या होगा अगर ये जानकर कि घर में सबको पता चल जाता है कि वो क्वीन ऑफ डेथ नियति गुस्सा हो गई और उनसे कर नफरत करने लगे। वो अपनी बच्ची की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत अब और देख नहीं पा रहे थे। जब भी वो अपनी बेटी की आंखों में गहरी नफरत को देखते थे, उनके दिल में बहुत दर्द होता था। तुम ज्यादा सोच रही हो शिखा, नियति ऑलरेडी अपनी इतनी सारी बिजनेस को संभालने में बिजी है। उसे माफिया क्वीन बनने का टाइम कहाँ है? माफिया वाइन की राइट हैंड हमारी बेटी को प्रोटेक्ट करती है। शायद इसलिए तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगा होगा वो हमारी बेटी है, पर ये सच नहीं हो सकता है। तुम ज्यादा मत सोचो। उनकी बात सुनकर शिखा जी ने उन्हें देखा और आंसू भरी आंखों से बोली, विपुल जी, क्या हमारी बेटी हम कभी माफ नहीं करेगी? उनकी सवाल का जवाब तो विपुल जी के पास भी नहीं था। नहीं पता शिखा, जो हम सब ने हमारी बच्ची के साथ बचपन में किया था, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भूलकर हमें माफ कर पाएगी। वो तो बच्ची थी पर हम तो बड़े थे, समझदार थे। हमने कभी भी उसे वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है। अगर देखा जाए तो रूही से ज्यादा प्यार हमें नियति को देना चाहिए था, क्योंकि नियति घर की सबसे छोटी बेटी थी। पर हम सबने उससे एक बार प्यार से बात करना तक जरूरी नहीं समझा। आपको याद है जब नियति फर्स्ट स्टैंडर्ड में डांस कंपटीशन में सेकंड जीता था? हम सबने उसके लिए पार्टी रखा था। तब हमारी बच्ची भी हमारे साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। उनकी बात सुनकर शिखा जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें उस दिन की बात याद आ गई जब रूही के लिए पार्टी रखी गई थी। कोई भी नियति को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि नियति तब बहुत छोटी थी, तो कौन वहां पर उसकी ख्याल रखता। तब नियति शिखा जी के पीछे पीछे दिन भर भागती रही और बोली रही कि मुझे भी रूही की पार्टी में जाना है, मोम, मुझे वहां केक खाना है। पर शिखा जी ने गुस्से से उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर जब विपुल जी ऑफिस से आए तब वो विपुल जी के पीछे भी भागने लगी ताकि उसके डैड उसे भी अपने साथ ले जाए। छोटी सी नियति कुछ नहीं जानती थी तब पार्टी के बारे में, पर उसे केक खाना था और अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना था। बस उसके लिए इतना ही काफी था। विपुल जी ने गुस्से से उसे मना कर दिया, क्योंकि नियति की बार बार कहने से वो इरिटेट हो रहे थे। वो नियति को ले जाना चाहते थे, पर इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। इसलिए नियति खुश होकर वहां से किसी छोटी गिलहरी की तरह भागते हुए चली गई। पर शाम को जब सब बाहर जाने वाले थे, रूही बहुत एक्साइटेड थी। वो जल्दी जाने के लिए जिद कर रही थी, इसलिए सब नियति को भूल गए। किसी ने उसकी आने का इंतजार नहीं किया और सब पार्टी के लिए चले गए। जब वो सब रात के 10 बजे वापस आए तो नियति हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसकी गोरे गालों पर आंसुओं के निशान थे। सबको पहली बार तब नियति के लिए थोड़ा बुरा लगा। वो कैसे नियति को यहीं छोड़कर चले गए। नियति ने एक पिंक फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसमें वो किसी छोटी सी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो खुद ही अपने आप जाने के लिए तैयार हो गई थी, पर जब उसने नीचे आकर देखा तो सब चले गए थे। नियति ने आंसू भरी ब्लू आंखों को टिमटिमाते हुए उन्हें देखा और बोली, आप सब नियति को साथ लिए बिना चले गए। डैड झूठे हैं। उन्होंने नियति से झूठ बोला कि वो दी की पार्टी में उसे साथ ले जाएंगे। मॉम, डैड, सब बुरे हैं। कोई नियति से प्यार नहीं करता। भाई और दी भी नियति से प्यार नहीं करते हैं, वो भी नियति को साथ नहीं ले गए। यहाँ सब झूठे हैं, सब बुरे हैं। कोई नियति से प्यार नहीं करता। नियति यहाँ से चली जाएगी, नियति जादू से गायब हो जाएगी। फिर डैड, मॉम, भाई, कोई नियति को ढूंढ नहीं पाएगा। ये कहकर नियति रोते हुए वहां से भाग गई।
सीखा जी और विपुल जी की आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। सीखा जी रोते हुए बोली, तब हमने ऐसा क्यों किया विपुल जी? हमारी बच्ची तो बस हमारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, ज्यादा कुछ तो नहीं मांगा था उसने। फिर हम सब इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमने हमारी मासूम बच्ची की मासूमियत को छीन लिया। विपुल जी भी रोते हुए बोले, हाँ, हमने तो अपनी बच्ची को कब का खो दिया है। उसने कहा था वो जादू से गायब हो जाएगी, हम सब कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और वही हुआ। सीखा जी, हमारी बच्ची भले ही है पर उसकी मासूमियत तो जैसे जादू से गायब हो चुकी है। अब वो हम सबसे नफरत करती है। हम सब ने उसे प्यार के लिए बहुत तड़पाया है, बहुत तरसाया है सीखा, और अब तो उसे हमारा प्यार भी नहीं चाहिए। तो बताओ वो क्यों हम माफ करेगी? क्या इसके लिए कोई अच्छा रीजन है? नियति के पास क्या नहीं है? पैसा, पावर, जो हम उसे देकर उसकी नफरत को कम कर सकते हैं। हमारी बच्ची के पास सब कुछ है, हम इस लायक भी नहीं है कि अपनी बच्ची को कुछ दे सके। विपुल जी और सीखा जी को इस पल और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था। उनकी बात सुनकर सीखा जी और भी रोने लगी। उन्हें अब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था खुद पर और बाकी सब पर भी। अगर वो सबकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करती तो क्या उसकी बेटी उसके पास नहीं होती? क्या तब उसकी बेटी उनसे इतनी नफरत करती? नहीं, कभी नहीं। उसने विपुल जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, भारद्वाज फैमिली भी, जिसकी वो छोटी राजकुमारी थी, वहां उसने कभी खुद से एक पानी का ग्लास भी नहीं उठाया था। पर यहाँ विपुल जी और उनके बच्चों के लिए वो खुद को भी भूल गई और वो पूरी तरह से एक हाउस वाइफ बन गई, उनके बच्चों की माँ बन गई। वो सब कुछ उन्होंने सीखा जो तीनों बच्चों को और विपुल जी को पसंद था। वो उसी हिसाब से धीरे धीरे ढलने लगी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, पर वो अपनी पेट में पल रहे बच्चे से कभी नफरत नहीं करती। अगर विपुल जी खुश होते और उनका साथ देते तो। प्रेगनेंसी के मूड स्विंग और विपुल जी की बेरुखी और रूही की दूरी ने उन्हें अपने ही बच्चे से नफरत करने पर मजबूर कर दिया, और आज उनकी बच्ची उनसे नफरत करती है। सीखा जी वहां से चली गई। वो अपने गुस्से को विपुल जी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वही सीखा जी के बाहर जाने के बाद पिलर के पीछे से अमृत बाहर आया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो अपने डैड को बताने आया था एक प्रोजेक्ट के बारे में, पर उसने अपने डैड और मोम की बात को सुना तो दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। उसे भी उनकी बात सुनकर बचपन की बातें याद आ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगा। सच में वो सब कितने बुरे थे और वो खुद कितना बुरा था जिसे अपनी छोटी बहन की मासूमियत नहीं दिखी। नियति तो उसकी ही बहन थी ना, फिर वो इतना खराब भाई कैसे बन गए? उन्हें तो नियति के भी रूही की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था ना, आखिरकार वो भी उनकी बहन थी। वो वहां से चला गया, उसकी आंखों में आंसू था। इस हालत में वो अपने डैड के सामने नहीं जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नियति इस वक्त प्रखर के गोद में बैठी हुई थी। दोनों की होंठ वापस के जुड़े हुए थे। प्रखर ने नियति की होंठों को छोड़ा तो नियति गहरी सांस लेने लगी और अपना सिर प्रखर के कंधे पर टिका दिया। प्रखर ने नियति की गर्दन पर किस किया और बोला, बनी, अब जब तुमने कियान के लिए मेडिसिन बनाया है तो तुम्हें मेरी बॉडी में डीएनए के बारे में तो पता ही होगा। आखिरकार मेरी बनी दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। कियान के लिए आज तक मेरी साइंटिस्ट की टीम भी कोई मेडिसिन या सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाए। तो क्या तुम फिर भी मेरी बीबी और मेरे बच्चों की मां बनना चाहोगी? हो सकता है हमारे बच्चे नॉर्मल ना हो। प्रखर ने नियति की आंखों में देखा। वो चाहता था नियति पूरे दिल से मान जाए। अगर नहीं मानी तो भी वो उसे छोड़ने वाला तो नहीं था। वो अपनी बनी को कैद कर लेगा। नियति उसकी गाल पर किस करके बोली, मेरे पास नॉर्मल कुछ नहीं है। जब पति नॉर्मल ना हो तो बच्चे अगर नॉर्मल ना हो तो कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी हम अभी थोड़ी बच्चे कर रहे हैं और आपके अंदर जो डीएनए केमिकल हैं उसकी वजह से आपकी ऑर्गन पूरी तरह से खराब हो सकती है। पर अगर मैं जल्दी एंटीडोट बना लूं तो ये दोनों डीएनए बैलेंस हो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रखर ने कुछ नहीं कहा और उसकी गर्दन को किस करना जारी रखा और मन ही मन बोला, दो नहीं बनी 3 डीएनए। पर उसे अपनी बनी पर भरोसा था, वो जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च करके एंटीडोट बना लेगी। तो अभी मुझे जाना चाहिए मिस्टर रायजादा, नियति बोली। प्रखर का बिल्कुल भी अपनी बनी को छोड़ने का मन नहीं था। उसने नियति की गर्दन में अपनी नाक को रगड़ा और उसकी खुशबू को इन्हें करते हुए सीडिक्टिव आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए काम से ज्यादा जरूरी नहीं हूँ बनी? देखी मुझे, तुम अपने इतने हॉट मंगेतर को यहाँ तड़पते हुए छोड़कर कैसे जा सकते हो? उसने नियति को मासूमियत से देखा तो नियति का दिल धड़क उठा। है भगवान, इस इंसान ने कब से ऐसी मासूम बनकर ब्लैकमेल करना सीख लिया?
अगर उसे पता ना होता कि उसका ये चालाक होने वाला पति कितना पावरफुल है तो वो जरूर इस मासूमियत से फंस जाती। बिल्कुल नहीं, फिर से वो सब नियति जब भी रोमांस के मामले में प्रखर के सामने होती थी, उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगती थी। वो इस इंसान से फाइट में शायद जिंदगी में एक बार के लिए जीत भी जाए, पर रोमांस करते वक्त वो डे से भूखे भेड़िया बन जाता था, इससे वो नहीं जीत सकती थी। मुझे जाना है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, नियति बोली और जल्दी से उठने लगी। तो प्रखर ने उसे दबोच लिया और बोला, मीटिंग बाद में होगा, अभी हमें रोमांस करना चाहिए। देखो मैं हार्ड हो गया हूँ, तुम्हें अभी मेरी मदद करना होगा। प्रखर ने बेशर्म की तरह नियति की हाथ को नीचे पाट पर रख दिया। नियति ने जल्दी से शर्म और गुस्से से अपनी हाथ को पीछे खींच लिया। बिल्कुल नहीं, वो परसों रात की तरह फिर से प्रखर के लिए अपने हाथ को दर्द नहीं देने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड।